सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए, आपको पता है कि रिवाइज़न क्लासेस है, आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेकर के मैं यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है वो आप सभी देख सकते हैं। कौन सा चैप्टर है? सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ना है, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ना है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर पढ़ना है और पौधों और जंतुओं में अंतर पढ़ना है। साथ में यहाँ पर पढ़ना है पौधों और जंतुओं में समानता और जंतुओं व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतने टॉपिक हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित जो वस्तुएं तथा वर्गीकरण जो उनका दिया गया है। ठीक है, यानी आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं ऐसे चार्ट के माध्यम से। अगर आ जाता है वर्गीकरण करने के लिए तो यहाँ पर क्रमांक आप डाल जाएंगे। प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ पर आपको लिख देना है कि कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं। बहुत सारी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, जो जिन्होंने प्रकृति ने हमें दिया है वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, और जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, जिन्होंने मनुष्य ने जिन वस्तुओं को बनाया है, तो वो मानव निर्मित वस्तुएं हो जाती है। साथ में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव में अंतर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। यानी आपका लक्षण हो जाएगा। लक्षण क्या होते हैं? जीवन काल, भोजन होते हैं, श्वसन होते हैं, जनन होते हैं, वृद्धि होती है और उत्सर्जन होते हैं। ये आपके होते हैं लक्षण। और सजीव और निर्जीव में अंतर क्या क्या होते हैं? यानी सजीव वस्तु जो होती है और निश्चित जीवन काल होता है उनका, और निर्जीव में ये निश्चित जीवन काल नहीं होता है। और भोजन संग्रहण करते हैं सजीव, जो भोजन लेते हैं वो, और निर्जीव वस्तु जो है भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, वो निर्जीव अवस्था में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, और ये सजीव वस्तु जो होती है ये श्वसन करते हैं और निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करते हैं। जनन होता है सजीव वस्तुओं में और जनन नहीं होता है निर्जीव वस्तुओं में। वृद्धि होती है सजीव वस्तु में और वृद्धि नहीं होती है निर्जीव वस्तुओं में। उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्सर्जन होता है सजीव वस्तुओं में और निर्जीव वस्तुओं में उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। देन उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पौधों और जंतुओं में भी आप लोगों ने जैसे सजीव और निर्जीव में हमने अंतर बता दिया, वैसे आप याद कर लीजिएगा पौधों और जंतुओं में अंतर। ठीक है, लगभग स्टूडेंट को पौधों और जंतुओं में अंतर ये पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो हमारा आता है पौधों और जंतुओं में अंतर, ये आता है कि गमन क्या होता है। ठीक है, गमन यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यानी एक कोशिकीय जीवों में जो गतियाँ होती हैं, यानी ये हो गया पश्चाभी गति हो गया, ये अमीबीय गति हो गया, और ये घूर्णन गति हो गया, ये पश्चिमाभि गति हो गया, और परिसंचरण हो गया डी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार की ये गतियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि जो गमन होता है वो स्थान परिवर्तन को गमन कहते हैं, और शरीर के जो भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया मूवमेंट कहलाती है, और सभी जंतुओं में गमन करने की क्षमता होती है। जबकि पौधों में या फिर पौधों से पौधों में गति, जबकि बहुत से पौधों में गति होती है। छुई के पौधों में छूने से उसकी जो पत्तियां होती हैं तथा शाखाएं होती हैं उनमें गति देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि पौधों को अंधकार में रखने पर प्रकाश की ओर गति देखी जा सकती है। अगर आप किसी कमरे में किसी वृक्ष को लगाते, किसी पौधे को लगाते हैं बाय द वे, तो उसकी गति आप लोग देखेंगे कि पौधे के उस भाग में होगा जहाँ से उसकी रोशनी आ रही होगी या फिर सूर्य की किरणें आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर होता है कि वायुयान एवं स्कूटर निर्जीव होते हुए भी गति करते हैं, किंतु इन पदार्थों में गति बाह्य शक्ति के कारण लगता है, स्वेच्छा से नहीं लगता है। ठीक है, और जबकि जीवों में गति अपनी इच्छा से तथा भीतरी शक्ति से होता है। ठीक है, जीवों में जो इच्छा होती है वो उनके भीतरी शक्ति से होती है, आंतरिक शक्ति से होती है, ना कि बाह्य शक्ति से होती है या फिर बाह्य बल द्वारा होती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर स्कूटर जो होते हैं वहाँ पर हम फ्यूल वगैरह, अगर फ्यूल उसमें नहीं पड़ेगा, बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब वहाँ पर गति जो है वो नहीं देखी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो बनता है वो बनता है कि शारीरिक संगठन बनता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, यानी सभी जीवों के शरीर का निश्चित संगठन होता है, वह इकाइयों यानी यूनिट्स से मिलकर बना विशेष आकार की रचना होता है। और जंतुओं की शारीरिक रचना जो होती है वो जटिल होती है, जबकि पौधों में सरल संगठन पाया जाता है। जहाँ कुत्ता या गुलाब के पौधे पर निश्चित स्वरूप होता है, और वहाँ पत्थर या लोहे का कोई निश्चित रूप नहीं होता है यदि उसका आकार बनाया ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट हम लोग इसमें देखते हैं। मूवमेंट जैसे चलता हुआ हाथी हो गया, दौड़ता हुआ
घोड़ा हो गया, और चूहे के पीछे दौड़ती हुई बिल्ली हो गया, दौड़ता हुआ बालक हो गया, और मछली में प्रचलन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे जंतुओं में गति। ठीक है, अब खट्टी बूटी में भी गति देखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे और नाइट में। ठीक है, डे में क्या होता है कि उनकी जो पत्तियाँ होती है वो खिल जाती है, और नाइट में जो उनकी होती है खट्टी बूटी जो होती है उनमें क्या होते हैं कि उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं या फिर झुक जाती हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि के कारण होता है, यानी थर्ड नंबर ग्रोथ जो होती है, यानी सभी जीवों में वृद्धि होती है और जंतुओं में वृद्धि परिपक्व होने तक पाई जाती है, और उसके बाद केवल कुछ विशेष भागों तथा परिस्थितियों में ही वृद्धि होती है, और पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती रहती है, और निर्जीव पदार्थों में स्वयं वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। और चीनी तथा डली को चीनी के संतृप्त घोल में रखने से डली का आकार जो है वो बढ़ जाता है, किंतु यह वृद्धि बाह्य कारणों से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है जो वृद्धि, जैसे हमने जैसे एक जो गोली टाइप में आती थी। ठीक है, छोटे छोटे गोले होते थे, उनको हम लोग पानी में डाल देते तो वो भी भीग के उनमें पानी जो है अवशोषित कर लिया जाता था, और उसमें संतृप्त जैसे क्या होता था कि वो बड़ी हो जाती थी गोलियाँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उसमें वृद्धि तो होती नहीं थी, वैसे हो जाता हमारा मुनक्का में हो जाता। ठीक है, या फिर किशमिश कह लीजिए। ठीक है, उसमें भी यही होता है कि अगर हम उनको पानी में भिगो देते हैं या फिर बादाम को भिगो देते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो वृद्धि होती है वो बाह्य वालों के कारण होती है, ना कि उनमें आंतरिक कोई बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी जंतु में वृद्धि यानी मुर्गी के चूजे बनना। ठीक है, पोषण हो जाता है हमारा, नेक्स्ट हो जाता है पोषण। ठीक है, तो पोषण में क्या हो जाता है यानी जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये निर्मित करते हैं, और जंतुओं को भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, और पौधे पृथ्वी में घुले अकार्बनिक पदार्थों को भी जड़ों द्वारा ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि जो सभी जीवों में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव शरीर के संगठन में परिवर्तन भी होते हैं। शरीर के जो संगठन होते हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं, और शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं उपापचय ठीक है कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, जो क्रियाएं होती हैं, ये उपापचय की जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं। उपापचय ठीक है, उपापचय जो एक रचनात्मक क्रिया जिसमें द्रव का जीव द्रव्य का नया भाग बनता है, तथा दूसरा अपचय हो जाएगा। अपचय में क्या होता है कि जो एक विनाशक क्रिया है जिसमें कुछ पोषक पदार्थों का दहन होता है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन। श्वसन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो श्वसन होते हैं वो हमारे आंतरिक श्वसन के रूप में वायवीय श्वसन हो जाते हैं और अवायवीय श्वसन हो जाते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा। और श्वसन क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है जिनमें कुछ भाग बाह्य श्वसन के रूप में होता है, कुछ आंतरिक श्वसन के रूप में होता है। ठीक है, और इनके जो भोज्य पदार्थ होते हैं इस प्रक्रिया में, जो श्वसन प्रक्रिया में जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गए, ऑक्सीकरण द्वारा या फिर दहन होता है। ठीक, उसके बाद हमारा हो गया उत्सर्जन, कि भाई अगर हम कोई चीज़ अपने अंदर लेंगे, कुछ अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए डालेंगे, खाएंगे, तो उसको उत्सर्जन भी करना जरूरी है। अगर हम पानी पीते हैं तो उत्सर्जन भी करते हैं मलमूत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जैसा कि छुई में उत्तेजना जो देखी गई, उत्तेजनशीलता जो देखी जाती है, यानी सामान्य रूप में हो जाता है कि हमने इस छुई में की पत्तियों को नहीं छुआ है, और स्पर्श करने के पश्चात जो पत्तियाँ होती हैं वो ऐसे ऐसे झुक जाती हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये छुई का फूल है। ठीक है, फ्लावर है छुई का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उत्सर्जन क्या होता है, यानी जीवों में शरीर में विभिन्न उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में अधिक समय तक रहना हानिकारक हो सकता है। अतः सभी जीवों में इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है जिसे उत्सर्जन कहते हैं, और निर्जीवों में ऐसा कोई भी लक्षण जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, निर्जीव में ऐसा कोई भी लक्षण जो है वो नहीं पाया जाता। साथ में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उत्तेजनशीलता का। उत्तेजनशीलता में क्या होता है कि यानी प्रत्येक जीवधारी वातावरण के परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के कारण उत्तेजनशीलता अधिक होती है, और वैसे भी जीव में उत्तेजनशीलता का जो गुण है वो जीव द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, जीवद्रव्य में पाया जाता है, और इसी गुण के कारण जो सर्दी, गर्मी व रासायनिक पदार्थों आदि जैसे उद्दीपनों का बोध हो जाता है, या फिर हो सकता है निर्जीव पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, बहुत आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा।
ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि जीवन चक्र हो जो होता है, लाइफ साइकिल जो होती है, जीवन चक्र यानी प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसमें एक चक्र साइकिल के रूप में कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। अंडा, शिशु अवस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में मृत्यु होती है। ठीक, अंडा बनता है, शिशु अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार की सुनियोजित जीवन चक्र जो होता है निर्जीव पदार्थों में नहीं होता है। ठीक है, जो जीवन चक्र होता है हमारा लाइफ साइकिल जो होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है जंतुओं व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ठीक है, जंतुओं वनस्पतियों में वातावरणीय जो अनुकूलन होता है, यानी हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि कौन जंतु या कौन सा पौधा कहाँ रहता है या फिर कहाँ उगता है, यानी प्रत्येक जीवधारी एक विशिष्ट पर्यावरण में रहता है और सजीव प्रायः 3 स्थानों जल, स्थल और वायु में रहते हैं। ठीक है, जल, स्थल और वायु में रहते हैं। इसी के आधार पर जलीय जंतु, स्थलीय और उभयचरी या उभयचर ये तथा वायवीय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप में क्या दिया गया है, यानी जलीय जंतु दे दिया गया, स्थलीय, उभयचर और वायवीय, यानी यहाँ पर आपको छाट के लिखना है। यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है, जलीय जंतु हमारी हो गई मछली हो गई, झींगा मछली हो गई, स्थलीय में हो जाता है बंदर हो जाता है, और उभयचर में घोंघा हो जाता है, और वायवीय में आपका जंतु में हो जाता है कौवा। ठीक है, वायु में जो उड़ता है। तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट और बना के लिख देना है, याद होंगे आपको। ठीक है, अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपके लिए अंडर कवर दिया गया है, यानी आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ भिन्न भिन्न वातावरण में उगती है, नागफनी, नीम, गेहूँ और तथा चना जो होती हैं ये स्थलीय वातावरण में आते हैं, जबकि कुमुदनी, जलकुंभी, कमल आदि जो जलीय वातावरण में आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डिफाइन करके अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अनुकूलन यानी सभी जीवधारी वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं और अनुकूलन कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, परिभाषा इसकी बता दी। अब साथ में यहाँ पर देखते हैं अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, यानी विभिन्न जातियों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों में शरीर निम्नलिखित रूप में अपने अंगों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, शरीर बनावट। ठीक है, शरीर बनावट, दूसरा हो जाएगा हमारा सिर और पादों की बनावट। ठीक है, पादों की बनावट हो गया, और जैसे कि पादों की बनावट में आपको जैसे तैरने वाले में हो गया, तैरने वाले जंतुओं में हो गया, और उड़ने वाले जंतुओं में। ठीक है, इनके पाद कैसे होते हैं। ठीक है, तो पादों की बनावट उसी के हिसाब से होती है। और उसके बाद हमारा आता है उंगलियों की संख्या हो जाती है, उंगलियों की संख्या कैसे होती है। अब यहाँ पर जैसे हमारे हाथ में आते हैं कि हमारे हाथ में 5 ही उंगली क्यों होती है। ठीक है, तो इस तरह जो उंगलियों की बनावट होती है वो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चलन के आधार पर विभिन्न स्तनधारी जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार होते हैं। ठीक है, अनुकूलन के प्रकार होते हैं, एक दूसरे पर कैसे आश्रित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अनुकूलन कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, रनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके अनुकूलन के हिसाब से होता है। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होता है कि जो भालू होते हैं या मनुष्य होते हैं उसमें डी ग्रेड पैर होते हैं, या जैसे हाइना हो गया। ठीक है, और कुछ जंतु होते हैं जिनमें 4 उंगलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। और जो हाइना में क्या होता है कि अंगुली ग्रेड पैर होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही उंगली होती है, जैसे घोड़े में क्या होते हैं, एक ही उंगली, यानी उनके जो पैर होते हैं उनमें आप लोगों ने जो उनके पैरों में देखा होगा। ठीक है, उसमें एक ही होती है, जबकि भैंस में क्या होता है 2 होते हैं, यानी बीच से चीरा हुआ होता है। ठीक है, तो 2 भागों में डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो घोड़े वगैरह होते हैं इनमें क्या होती है, एक ही उंगली पाई जाती है। साथ में यहाँ पर पूँछ हो गया। ठीक है, पूँछ में क्या होता है कि यह एक संतुलन अंग है। ठीक है, के रूप में प्रयोग हो सकती है, और यह सुरक्षा का कार्य कर सकती है अथवा आधार पर लिपटने का भी कार्य कर सकती है। और इसी प्रकार इनकी संरचना फैली हुई होती है और पतली, लंबी तथा कुंडलित हो सकती है। दूसरा उसका 6ठा पॉइंट हमारा हो जाएगा त्वचा। ठीक है, त्वचा में भी होती है, कुछ त्वचा जो होती है चिकनी होती है, कुछ त्वचा जो होती है बाल युक्त होती है। ठीक है, और जलीय जंतुओं में चिकनी होती हैं, जबकि वायु में रहने वाले पंखों में परयुक्त होते हैं, और पृथ्वी पाए जाने वाले पर बाल युक्त त्वचा होती है। ठीक है, त्वचा भी कई प्रकार की होती है। उसके बाद अनुकूलन के प्रकार हो जाएगा, टाइप ऑफ एडॉप्टेशंस। तो यहाँ पर देखते हैं यानी जीव जंतु किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तथा उनका स्वभाव कैसा है, और इस आधार पर अनुकूलन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला का अनुकूलन क्या हो जाएगा, दौड़ने के उपयुक्त या कार्सोरियल अनुकूलन हो जाएगा।
ठीक है, कर्शोरियल अनुकूलन हो जाएगा, यानी ऐसे जंतु पृथ्वी पर तेज़ दौड़ने वाले हो सकते हैं, जैसे घोड़ा हो गया और एंटीलोप हो गया। उसके बाद गड्ढा खोदने वाले, ठीक है, गड्ढा खोदने वाले कुछ जंतु ऐसे जो गड्ढा खोदते रहते हैं, यानी जैसे चूहे हो गया और कीट भक्षी स्तनधारी हो जाते हैं। उसके बाद जलीय अनुकूलन में कौन कौन से आते हैं? जलीय अनुकूलन में आपको पता है मछली आएंगी, व्हेल आएंगी और साइरन आएंगी। जितनी प्रकार की मछलियाँ हैं वो सब जलीय अनुकूलन में आएंगी। और चढ़ने में उपयुक्त अनुकूलन हो जाते हैं। चढ़ने में जैसे कुछ सरीसृप में भी आते हैं, ठीक है, और पक्षी कुछ बर्ड्स में भी आते हैं। ये क्या होते हैं? चढ़ने में उपयुक्त अनुकूलन होते हैं, ठीक है। इनमें अनुकूलन जो होता है वो चढ़ने की, यानी ये जंतु जो होते हैं वृक्षों, दीवारों, चट्टानों पर चढ़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आता है वायवीय अनुकूलन। क्या होता है? यानी वायु में रहने वाले जंतु हैं, कुछ प्रमुख पक्षी हैं जैसे, किंतु चमगादड़ जैसे स्तनधारी जो हैं वो भी वायु में ही रहते हैं, ठीक है। जो चमगादड़ आते हैं वो भी कुछ ऐसे भी है जो वायु में ही अपना निवास करते हैं। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है कि गुफा एवं गहरे समुद्र में उपयुक्त अनुकूलन जो होता है, यानी कुछ जंतु जो होते हैं वो गुफा में भी रहते हैं और कुछ समुद्री की गहराइयों में, जैसे मछलियाँ आदि हो गया। और मरुस्थल के उपयुक्त जो अनुकूलन होते हैं, ठीक है, मरुस्थल में जैसे ऊंट आदि कुछ जंतु मरुस्थल में रहने वाले उपयुक्त होते हैं, ठीक है। वातावरण के अनुसार जो होते हैं जीव जंतुओं में, जीव जातियों का जो अनुकूलन जैव विकास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस प्रकार उपयुक्त होकर धीरे धीरे नई जातियों के बनने में सहायता मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया गया है, यानी विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे भी दिए गए हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्रियाकलाप में यहाँ पर दिया गया है कि यानी अपने हाथ पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखें, ठीक है। और हाथ पैर की त्वचा चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यानी परिवर्तन बिल्कुल दिखाई देता है। परिवर्तन कैसे दिखाई देता है? कि आपकी जो उंगलियां हैं, अगर आप कई घंटों तक पानी में डूबे रहेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं उन पे जो खाल है, त्वचा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा सिकुड़ी हुई, सिकड़ी नज़र आएगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसी तरह जलीय जंतु मछली तथा जलीय पौधा जलकुंभी में भी होता है? तो ऐसा नहीं होता है, यानी हाथ पैर की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। और जलीय जंतुओं में क्या होता है कि जलीय जंतु जैसे मेढक मछली में ऐसा नहीं होता है, यानी उनके जो त्वचा है वो सिकुड़ नहीं जाती हैं, जबकि सीधी सीधी वैसे के वैसे रहती है। यानी उनमें क्या होता है, वो जलीय जंतु होते हैं, ठीक है, जल में रहने के अनुकूलित होते हैं, अनुकूलन उनमें पाया जाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे बताए गए हैं। आप लोग जलीय पौधों का यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा कि कौन कौन सा इसमें जलीय पौधा है। जैसे कमल हो गया आपका जलीय पौधा, सेस्टेरिया हो गया, एस्टीचेरिया हो गया, और जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, कुमुदनी हो गया, और सिंघाड़ा हो गया, और हाइड्रेला हो गया। ये आपके जो हो गए ये जलीय पौधे हो गए। अगर आपके लिए जलीय पौधे लिखने को आता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको रट भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर से कल से एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टॉपिक हैं आपके रिवाइज क्लासेस के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो क्लासेस हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो रिवाइज क्लासेस हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।